खबरों के कई एस्पेक्ट्स होते हैं और इन एस्पेक्ट्स की तमाम बारीकियों तक आप कर लेकर आता हूं मैं अजय कुमार, मिस्टर एनालाइजर। मिस्टर एनालाइजर में आज हम आपके पास इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम विश्लेषण करेंगे ब्रिटिश राज पर हिंदुस्तानी शहंशाह। जी हां, बात करेंगे प्रधानमंत्री सुनक की, जो कि अब बहुत जल्द शपथ लेने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मदरसों की, जिनका सर्वे उत्तर प्रदेश में पूरा हो चुका है और अब मदरसों को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार का अगला कदम क्या होगा, उस पर निर्धारित होगा कि मदरसों को लेकर क्या हिंदुस्तान में एक नई नीति हो सकती है। इसके साथ साथ हम विश्लेषण करेंगे कि दीपावली के बाद पराली पर सियासत प्रदूषण से कहीं ज्यादा खतरनाक तो नहीं है। और फिर हम चर्चा करेंगे कि सौंदर्य का बाजार हिंदुस्तान में आप सोच सकते हैं कितना बड़ा है, 2000 अरब रुपए से भी ज्यादा का बड़ा है साम्राज्य सिर्फ सौंदर्य का। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ऋषि सुनक की। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने आज किंग चार्ल्स III से मुलाकात भी की है। उनके प्रधानमंत्री बनने की खबर सुनते ही ब्रिटेन के शेयर बाजार में जबरदस्त धमाल मचा हुआ है और पूरा ब्रिटेन का शेयर बाजार झूम उठा है। पिछले कई दिनों से लगातार ब्रिटेन की हालत आर्थिक मोर्चे पर इतनी खराब होती चली जा रही थी कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार पूरे के पूरे ब्रिटेन की सरकार को क्या हो गया है। डॉलर के मुकाबले पाउंड एक बार फिर मजबूत हुआ है, जो कि यूके के लिए बहुत अच्छी बात है। यूरो की पकड़ भी आज पाउंड के मुकाबले कमजोर पड़ी है। 40 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था पाउंड अब तक, जो कि अब धीरे धीरे उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस के इस्तीफे की घोषणा के बाद पाउंड, जो कि डॉलर के मुकाबले 1.12 हो गया था, अब ऋषि सुनक की अनाउंसमेंट के साथ कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, शानदार मजबूती के साथ आज खुला है। ब्रिटेन को लेकर ऋषि सुनक की सोच और देश को आगे लेकर चलने की बात एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से है, जिसके बारे में लिज ट्रस के बारे में यह कहा जा सकता है कि उनके पास कोई सोच नहीं थी और ब्रिटेन की जनता इस सोच के अभाव को देखते हुए यह मान रही थी कि वो एक अच्छी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगी। बीते 3 साल में ब्रिटेन ने 3 प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखा है और बीते 3 साल में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट आती दिखाई भी दी है। 24 मई 2019 को तेरेसा मे ने इस्तीफा दिया था। 6 सितंबर को बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दिया और 20 अक्टूबर को लिज ट्रस ने अपना इस्तीफा पेश किया। ब्रिटेन की अब तक की सबसे कम अवधि की प्रधानमंत्री के तौर पर लिज ट्रस रही। महंगाई के मुद्दे पर ब्रिटेन की जनता ने बहुत कुछ झेला है और ब्रिटेन की जनता से उन्होंने बहुत लोक लुभावने वायदे किए थे, जिसको लिज ट्रस पूरा नहीं कर पा रही थी। इन तमाम मोर्चे पर, खास करके आर्थिक मोर्चों पर, वो कमजोर दिख रही थी। पूरे ब्रिटेन में कमरतोड़ महंगाई है, जिसकी वजह से लिज ट्रस के खिलाफ लोगों का विश्वास कम हो रहा था और अपनी गिरती हुई साख को देखते हुए लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा देना मुनासिब समझा। अगर आप देखें तो 2019 के बाद से लगातार ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमराती चली जा रही है। ऐसे में ब्रिटेन की जनता को अब ऋषि सुनक पर ही यकीन है। पहले भी था, लेकिन पार्टी के भीतर, यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी के भीतर, यह विश्वास नहीं दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से वो अपने लिए समर्थन एकत्रित नहीं कर पा रहे थे और लिज ट्रस के प्रधानमंत्री बनने से ठीक पहले इस मौके को चूक भी गए। लेकिन लिज ट्रस ने भारतीय बनाम ब्रिटिश के मुद्दे पर इस पूरे मुद्दे को भावनात्मक तरीके से ऐसे भुलाया कि ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री की पद के इस दौड़ में अपने आप को पिछड़ते हुए ही देखना पड़ा। जनता की पसंद शायद ऐसी नहीं थी। जनता के जबरदस्त विरोध की वजह से लिज ट्रस को अपना पद छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से अब ब्रिटेन की जनता खुले तौर पर ऋषि सुनक को देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होते देखना चाहती है। कोरोना के कार्यकाल के दौरान से ही ब्रिटेन को आर्थिक मंदी से उबारने की कई कोशिशें ऋषि सुनक ने की है, जब वो वित्त मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। चाहे होटल्स की बात हो, टूरिज्म की बात हो, इन सभी इंडस्ट्रीज को उन्होंने 15,000 करोड़ से भी ज्यादा की मदद दी थी। कर्मचारियों को और स्वरोजगार पाने वाले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए थे, लेकिन इन सभी मुद्दे पर लिज ट्रस बुरे तरीके से फेल दिखाई दी थी और इसी वजह से ऐसा माना जाता रहा
कि ऋषि सुनक को लेकर ब्रिटेन की जनता काफी प्रभावित दिखी। ब्रिटेन में टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर है और आज अगर देखा जाए तो उसे 10,000 करोड़ के पैकेज के तौर पर ट्रस्ट ने एक टैक्स नीति में बदलाव की बात सामने रखी थी, लेकिन यह बात टूरिज्म इंडस्ट्री के लोगों को नहीं समझ आई, क्योंकि लोन तो लोन होता है, लोग मूलभूत आर्थिक सुधार चाहते थे। ऋषि सुनक ने जितनी भी बातें ट्रस्ट की नीतियों के विरोध में कही थी, सिर्फ 40 दिन के भीतर वो सब कुछ सच होता हुआ दिखाई दिया। जो मिनी बजट लिज ट्रस्ट की सरकार ने पेश किया था, जिसमें टैक्स कटौती सबसे बड़ी थी, मिडिल क्लास को उसमें बहुत कम फायदे मिलते दिखाई दे रहे थे, अमीरों के लिए बहुत बड़े बड़े फायदे और घोषणाएं थी, ये तमाम बातें ब्रिटेन की जनता के गले के नीचे नहीं उतर रही थी। स्थिति यह हुई कि ब्रिटिश पाउंड डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता चला जा रहा था और अपने 40 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया था। महंगाई भी यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में जबरदस्त आसमान भरती दिखाई दे रही थी। अब तक के अधिकतम महंगाई के आंकड़े ब्रिटेन ने अभी देखे हैं। 14% महंगाई की दर ब्रिटेन में दर्ज की गई है। ऋषि सुनक को ब्रिटेन में अब अल्पसंख्यक समुदाय होने की वजह से पीछे नहीं हटना पड़ेगा, क्योंकि हम जो आपकी बात सामने रखना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था में जो मूलभूत परिवर्तन की बात ऋषि सुनक ने 2019 से की थी, उन्हीं नीतियों को लेकर वो आगे चलना चाहते हैं। और हमारा ये मानना है, कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि ऋषि सुनक आज अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर पूरी दुनिया में सामने हैं, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ रहे हैं। यह पद उन्हें अनुदान में नहीं मिला है, यह पद उन्हें उनकी काबिलियत की वजह से मिला है। ब्रिटेन में हालांकि ऐसे कुछ लोग हैं जो उनके भारतीय मूल के होने की वजह से अपने पेट के दर्द को छिपा नहीं पा रहे हैं, जहरीली भाषा का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और अलग अलग तरह का प्रपंच और प्रोपेगेंडा भी। ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सांसद हैं ज़राह सुल्तान। उन्होंने ऋषि सुनक पर जिस तरह की चीटाकशी की है, जो उनका ट्वीट है, यह अपने आप में बताता है कि कैसे कैसे लोग क्या क्या बातें करते हैं। उन्होंने लिखा अपने ट्वीट में, ब्रिटेन के इतिहास का सबसे अमीर आदमी प्रधानमंत्री बनेगा। जिसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है, जिसके पास कोई समर्थन नहीं है, जिसके समर्थन में एक भी वोट नहीं पड़ा है, वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा और आम आदमी पर टैक्स लगाकर प्रधानमंत्री बनने को सही करेगा। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने अपना एक वीडियो भी अपलोड किया इसी ट्वीट के जरिए, जिसमें उन्होंने नफरत भरी भाषा और नस्लवाद को किस तरीके से आगे रखा, यह आप देखिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं। Rishi Sunak, the wealthiest member of parliament, is totally unfit to be prime minister. He is someone who has benefited from an elite education going to a private school. Rishi Sunak and his family belong to a very exclusive club who think the rules don't apply to them, including tax rules, benefiting from a non-dom status that you can't use. Taxation rules are something you don't have a choice about. Don't expect someone who has benefited from millions of pounds in tax being dodged to crack down on tax. ज़ार सुल्ताना ने जिस तरह से अपनी बातों को और जो जहर भरे तीर हैं उन्हें छोड़ा है, वो प्रदर्शित करता है कि उनकी मानसिकता कितनी संकुचित है। सुल्ताना के बारे में हम आपको ये बता दें कि दरअसल वो पाकिस्तान के मूल की हैं, शायद इसलिए कुछ ज्यादा ही खलबलाहट की है। महंगाई की मार झेल रही जनता जब ब्रिटेन में सड़कों पर उतर आई थी और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बनने के अलावा ऋषि सुनक के अलावा कोई भी और नेता वहां पर नहीं था, तब जाकर ऋषि सुनक प्रधानमंत्री के पद के लिए सबसे आगे चुने गए हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आखिरकार कंजर्वेटिव पार्टी में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव कैसे होता है, ताकि आप समझ सकें कि ऋषि सुनक पहली चॉइस नहीं है कंजर्वेटिव पार्टी की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनकी मेरिट की वजह से आज उन्हें यह जगह मिली है। कंजर्वेटिव पार्टी में अगर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना होता है तो उस चुनाव में लड़ने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए उस व्यक्ति को कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ती है। 1922 की कार्यकारिणी में यह फैसला लिया गया था। नए नेता का चुनाव उसी आधार पर किया जाता है। पार्टी के 2 सांसद को उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव रखना पड़ता है। दोनों सांसद का नाम सार्वजनिक किया जाता है और 98 अन्य सांसदों को इस प्रस्ताव का समर्थन करना पड़ता है। सांसद अगर चाहें तो अपना नाम गुप्त भी रख सकते हैं,
लेकिन अगर किसी भी सांसद को 100 सांसदों का समर्थन हासिल नहीं है तो वो चुनाव में अपनी उम्मीदवारी नहीं कर सकते। अभी मौका देख लीजिए, जो अभी प्रधानमंत्री की दौड़ हुई उसमें क्या हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते थे दोबारा, लेकिन अपने पक्ष में 100 समर्थन का पत्र नहीं ला पाए सांसदों का। पेनी मॉर्डांट ये भी प्रधानमंत्री बनना चाहती थी। इन्होंने पूरी कोशिश की कि 100 सांसदों का समर्थन इन्हें मिले, लेकिन 20 सांसदों का समर्थन भी इन्हें नहीं मिल पाया। ऐसे में ऋषि सुनक को 150 से भी ज्यादा कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ है। यानी कि अगर आप कंजर्वेटिव पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर भी देखें तो ऋषि सुनक को पूर्ण बहुमत के साथ चुना गया है प्रधानमंत्री पद के लिए। और इसलिए नहीं चुना गया है कि वो एक अल्पसंख्यक है, इसलिए नहीं चुना गया है कि उन्हें यह पद अनुदान में मिल रहा है, इसलिए नहीं चुना गया है कि वो देश को आगे नहीं बढ़ा सकते, बल्कि सिर्फ इसलिए कि आज ब्रिटेन को अगर उसकी गिरती अर्थव्यवस्था और साख पे कोई एक व्यक्ति खेवैया के तौर पर आगे लेकर जा सकता है तो वह है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक कई तरह के हुनर के माहिर हैं और यह बात भी आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। पहले आपको बताते हैं कि ऋषि सुनक अपने राजनीतिक सफर में यहां तक कैसे पहुंचे। 2014 में पहली बार ऋषि सुनक ने राजनीति में कदम रखा। 35 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और 2015 में रिचमंड कंस्टिट्यूएंसी से उन्होंने अपना चुनाव जीता। 2017 में एक बार फिर उन्हें जीत हासिल हुई। 13 फरवरी 2020 को बोरिस जॉनसन की सरकार में वो कैबिनेट मंत्री बने, जहां उन्हें वित्त मंत्री का पद दिया गया। बोरिस जॉनसन पर तरह तरह के आरोप लगने के बाद ऋषि सुनक ने अपना इस्तीफा दिया। और इस बात पर भी हमें गौर देना चाहिए कि बोरिस जॉनसन के कार्यशैली के खिलाफ ऋषि सुनक पहले बड़े मंत्री थे जिन्होंने मुखर आवाज में अपने विरोध को प्रदर्शित किया। उनके 7 साल के करियर में, उनका पूरा राजनीतिक करियर 7 साल का है और इस 7 साल के करियर में ऋषि सुनक अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब जरा उनके भारतीय मूल की चर्चा कर लेते हैं। ऋषि सुनक के दादा और दादी पंजाब के रहने वाले हैं। हम उस वक्त उस पंजाब की बात कर रहे हैं जो अविभाजित भारत के पंजाब की बात है। हम आज के मौजूदा भारत के पंजाब की बात नहीं कर रहे। और इसी पर मुझे याद आता है, पाकिस्तान के कई टेलीविजन चैनल आज बड़ी प्रखरता से कहते हैं कि पाकिस्तान के पंजाब में जिनके माता पिता ने जन्म लिया, उस भारतीय मूल के व्यक्ति की रास्ते में अब प्रधानमंत्री का पद आ रहा है। जरा सोचिए, पाकिस्तान के लोग कितने संकुचित मानसिकता के लोग। खैर, आगे बताते हैं आपको इनके भारतीय मूल के बारे में। ऋषि सुनक के पिता एक डॉक्टर थे और उनकी मां फार्मासिस्ट। 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में ऋषि सुनक का जन्म हुआ। उनके 3 भाई बहन हैं जिनमें वो सबसे बड़े हैं। वो प्राइवेट स्कूल वेंचेस्टर कॉलेज में पढ़ने के लिए गए और उच्च शिक्षा के लिए ऋषि सुनक को ऑक्सफोर्ड में जगह मिली। उसके बाद वो स्टैनफोर्ड में गए थे और वहां उन्होंने MBA भी किया है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में उन्होंने गोल्डमैन सैक्स कंपनी को ज्वाइन किया और फिर अपनी नौकरी उन्होंने 2009 में छोड़ी थी और खुद का अपना व्यापार शुरू किया था। भारत में जो सबसे बड़ी कंपनी है IT की, इन्फोसिस, उनके संस्थापक नारायण मूर्ति उनके ससुर हैं, यानी कि ऋषि सुनक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। ऋषि सुनक की पत्नी अक्षरता मूर्ति ब्रिटेन की सबसे अमीर महिलाओं में शामिल हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि नारायण मूर्ति की कंपनी के शेयर्स उनके पास हैं और इसलिए दामाद और बेटी दोनों नारायण मूर्ति की कंपनी के शेयर्स के आधार पर आज ब्रिटेन में बहुत अमीर व्यक्तियों में शामिल होते हैं। ऐसे मौके पर नारायण मूर्ति ने यह ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि हर भारतीय को गर्व है कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति ब्रिटेन का हुकूमत करने जा रहा है। इसके साथ साथ हम आपको यह भी दिखाना चाहते हैं कि उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने अपनी खुशी किस तरीके से ट्विटर पर जताई। उन्होंने लिखा कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कथित तौर पर कहा था, सभी भारतीय नेता निम्न क्षमता वाले होंगे। आज अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के दौरान हम भारतीय मूल के एक व्यक्ति को
यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए देखने के लिए तैयार हैं। जिंदगी गुलजार है। एक वक्त हुआ करता था साहब, जब ब्रिटेन के बड़े बड़े नामचीन लोग भारत को नागों, सपेरों और सांपों का देश कहते थे। ऐसा लगता था जैसे कि हिंदुस्तान में पिछड़ेपन के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आज वही हिंदुस्तान, उसे हिंदुस्तानी मूल का व्यक्ति ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने जा रहा है। और जब वो अपनी शपथ लेंगे तो वो गीता पर हाथ रखकर शपथ लेंगे। गीता पर हाथ रखकर। ब्रिटेन में अब बाइबल पर हाथ नहीं रखा जाएगा साहब। भारतीय मूल का प्रधानमंत्री ब्रिटेन में गीता पर हाथ रखकर शपथ लेगा पद और गोपनीयता का। भारत के लिए कितना सुखद अनुभव है, आइए अब आपको यह भी बताते हैं। ऋषि सुनक ब्रिटेन में पढ़े बड़े हैं, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। 2017 में श्रीमद् भागवत गीता पर हाथ रखकर उन्होंने संसद में शपथ ली थी। अपने आप को हिंदू कहने में वो गर्व महसूस करते हैं। सुनक ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि ब्रिटेन में खालिस्तानियों को लेकर जो एक अभियान चलाया जा रहा है उस पर लगाम लगाने में काफी मदद मिलेगी हिंदुस्तान को। इसके साथ साथ हम यह भी उम्मीद करते हैं कि भारतीय मूल होने की वजह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हिंदुस्तान के साथ काफी अच्छे संबंध भी रखेंगे और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिस पर हस्ताक्षर होते होते रह गया है उस पर भी आने वाले दिनों में काफी बढ़त मिलती हुई दिखाई देगी। जहां ऋषि सुनक के यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बनने से हर भारतीय गर्व महसूस कर रहा है, वहीं अफसोस की बात है कि आज हिंदुस्तान में एक बहुत ही घटिया स्तर की, निम्न स्तर की राजनीति हो रही है। MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ऋषि सुनक के बहाने हिजाब विवाद का समर्थन करते हुए कहा है कि मेरी जिंदगी या मेरी जिंदगी के बाद कोई हिजाब वाली लड़की भारत की प्रधानमंत्री जरूर बनेगी। आप पहले उनकी बात सुनिए, फिर जरा इस पर भी चर्चा करते हैं। तो बोला ना, मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेगी। तो आपने देखा किस तरह की एक राजनीतिक छीटाकशी करने को मजबूर हैं MIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन आज मैं एक बहुत छोटा सा सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इस पर आप विचार करें। 200 साल तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया और उसके बाद हिंदुस्तान ने अपनी आजादी लहू निकालकर शांति के पथ पर हासिल की। 75 साल की आजादी के बाद हिंदुस्तान के मूल का एक व्यक्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर अब ब्रिटेन के सत्ता में काबिज होगा। क्या यह अपने आप में नहीं बताता कि ब्रिटेन के समाज में और हिंदुस्तान में कितना बड़ा फर्क है? हिंदुस्तान में भी हम मेरिट के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन हमारे राजनेता अपनी छुटभैया राजनीति की वजह से मेरिट को आगे नहीं बढ़ने देते। लेकिन ब्रिटेन में ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो अपनी मेरिट पर, अपने कार्य क्षमता पर, अपनी कार्य कुशलता पर, लोगों के भरोसे पर, छुटभैया राजनीति की वजह से नहीं, जिसकी पैरोकारी या तो असदुद्दीन ओवैसी करते हैं या फिर शशि थरूर करते हैं। इस तरह की निम्न स्तर की राजनीति भारत को ऊंचा नहीं बनाती। क्या भूल जाते हैं वो तमाम लोग कि भारत में अल्पसंख्यकों को सत्ता के केंद्र पर बिठाने का कार्य आज से नहीं बल्कि सदियों से हो रहा है। और आज भी आजाद हिंदुस्तान में भी देश ने कई अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री भी देखे और राष्ट्रपति भी। लेकिन यह दुर्भाग्य है भारत का कि भारत के कुछ एक छुटभैया नेता इस बड़ी बात को भूलकर मेरिट की जगह घटिया राजनीति को स्थान देना पसंद करते हैं। आज की दूसरी बड़ी स्टोरी जिस पर हम विश्लेषण कर आपके सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। यह सर्वे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में किया गया है। सर्वे में क्या क्या कहा गया है, सबसे पहले ये देखिए, इसके बाद इसकी परतें आपके सामने रखेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर जो मदरसे हैं वो 24,000 हैं और इनमें से मान्यता प्राप्त मदरसे 16,513 हैं।
गैर मान्यता प्राप्त मदरसे जो उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं उनकी संख्या है 7,500। इस सर्वे के जरिए यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर 500 से भी ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, जिनकी फंडिंग से लेकर पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम के बारे में, जहां पर बच्चों और अध्यापकों के बारे में कोई सूचना न सरकार के पास है न समाज के पास है। और इसमें से कई ऐसे तथ्य हैं जो संदेह पैदा करते हैं। कुछ आंकड़े आपके सामने। मुरादाबाद जिले की आप बात कर रहे हैं, 550 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। बिजनौर में यह संख्या है 450। बस्ती में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या है 350। गोंडा में 281, शामली में 244, सिद्धार्थनगर में 185, मऊ में 90, लखनऊ में 100, कानपुर में 85, प्रयागराज में 90 और आजमगढ़ में 95 ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। यानी कि सरकार को इन मदरसों के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। क्या पाठ्यक्रम है, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, फंडिंग कहां से आ रही है, किस तरह के शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, बच्चे किस स्तर से आ रहे हैं, उन्हें मिड डे मील का खाना मिलता है या नहीं मिलता है, बच्चों के लिए कोई ड्रेस या यूनिफॉर्म है कि नहीं, इस तरह की किसी बात पर कोई जानकारी सरकार के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे खत्म हुआ तो MIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी बिफर उठे। अब वो ये कह रहे हैं कि केवल मदरसे का सर्वे क्यों हो रहा है, सभी स्कूल का सर्वे कराइए, उन सभी स्कूल का जो तथाकथित तौर पर अनुदान पर चल रहे हैं और हिंदू संस्थाओं के द्वारा, ताकि पता चले कि इन सब स्कूल में किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में केवल मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा असदुद्दीन का कहना है। हम सब जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी साहब की राजनीति खतरे में पड़ रही है, इसीलिए शायद इतनी तिलमिलाहट है। उनकी बातें सुनिए, चर्चा इसके बाद। मैं सर्विस का खिलाफ था, हूँ और रहूँगा। अगर सर्विस करना है तो पूरे स्कूल्स का करिए और सर्विस करने की जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसमें UDISC आप देखो नेट पे अवेलेबल, उन्होंने पूरे कंट्री का सर्वे करे, स्कूल्स का रिकग्नाइज अनरिकग्नाइज मदर सबका कर लिए, वो ऑलरेडी लिस्ट है उनके पास, आप उसमें से देख लो। आप सर्वे क्यों करना चाह रहे? खाली एक समुदाय का, एक रिलीजन का सर्वे क्यों कर रहे? आप सबका सर्वे करो। मदरसे का कर रहे हैं तो आप RSS के शिशु मंदिर स्कूल्स का भी करो, मिशनरी स्कूल्स का करो, प्राइवेट स्कूल्स का करो, गवर्नमेंट स्कूल्स का करिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो गर्ल्स स्कूल्स है कितने टॉयलेट है, कितने पीने का पानी का इंतजाम है, वो करो आप, वो देखो आप। क्या आपको खुद हास्यास्पद नहीं लगता असदुद्दीन साहब का ये बयान, जब वो कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल का भी सर्वे करो ये देखने के लिए कि वहां पर पानी मिल रहा है कि नहीं बच्चों को? जनाब बताइए, सरकार के पास जब पूरी जानकारी है अपने सरकारी स्कूलों की, तो उसका सर्वे करने की आवश्यकता क्या है? जब तुकबंदी लगाने लगते हैं नेता, फिर कुछ भी बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कि सर्वे असली और नकली के मकसद से नहीं किया गया है, बल्कि इसका लक्ष्य शिक्षा और केंद्रों की संख्या, उसकी व्यवस्था की सही जानकारी एकत्रित करने के लिए है। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक राजनीतिक भाषा बोलते हैं। एक दूसरा तबका है जो अल्पसंख्यकों का है, जो मानता और जानता है कि सरकार नेकी के इरादे से सर्वे कराना चाहती है। न केवल अपनी शिक्षा बल्कि अपनी विचारधारा के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों में जाना और पहचाना जाता है। 156 साल पुराने दारुल उलूम देवबंद एक संस्था जो खुद हिंदुस्तान के अंदर 4,500 से ज़्यादा मान्यता देकर के मदरसों को चला रही हो, उसे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद यानी मदरसा बोर्ड से मान्यता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस संस्था के ऊपर बहस करना ये अच्छे संकेत नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। यानी अलग अलग स्तर पर अलग अलग राजनीति हो रही है। कोई राजनीतिक दल के तौर पर राजनीति कर रहा है, कोई अल्पसंख्यक बोर्ड के नाम पर राजनीति कर रहा है, और उससे भी कहीं आगा कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए राजनीति कर रहा है
ताकि वो ये सिद्ध कर सके कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को किस तरीके से पिछड़ेपन के दायरे के नीचे ही रखा जाए। न समझदारी होगी और न समझदारी के साथ वोटिंग होगी। मदरसों के ई सर्वे के बाद यह देश का पहला प्रयोग है जब मदरसों में स्थापित शिक्षा व्यवस्था को नियमित करने की कोशिश की जा रही है। इस सर्वे के जरिए कई प्रमुख बातों का खुलासा होने वाला है, जैसे प्रदेश में कितने मदरसे हैं, इनमें से कितने मदरसों को मान्यता मिली हुई है, गैर मान्यता प्राप्त मदरसे किस आधार पर और कैसे चल रहे हैं, मदरसों में पढ़ाई लिखाई का स्तर क्या है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मदरसों के फंडिंग का सोर्स क्या है। यह सर्वे उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक सिर्फ पारदर्शिता के लिए किए गए हैं ताकि सभी आंकड़े सामने आ जाएं, क्योंकि इससे पहले आजमगढ़ के साथ साथ कई ऐसी जगहों पर मदरसों का कनेक्शन आईएसआई के आतंकवादी संगठनों से निकल कर आया है। आज भी हजारों ऐसे मदरसे हैं पूरे देश भर में जिनके फंडिंग के ऊपर हर तरह के संदेह हैं। कई जांच एजेंसियां इन फंडिंग पैटर्न्स को समझने की कोशिश कर रही हैं कि आखिरकार मिडिल ईस्ट कंट्रीज से किस तरह की फंडिंग कहां और कैसे आ रही है। जाहिर सी बात है, सरकार को शक है कि फंडिंग का यह पैटर्न इसलिए नहीं समझ में आ रहा क्योंकि इन मदरसों के जरिए आतंकवाद को फैलाने और प्रोत्साहित करने की हिंदुस्तान में कोशिश की जा रही है। इस पर जब नकेल कसने की कोशिश सरकार करती है तो उन तमाम लोगों को तकलीफ होती है जो हिंदुस्तान का भला नहीं बल्कि हिंदुस्तान का बुरा चाहते हैं। तो चलिए भाई, दीपावली खत्म हो गई और अब प्रदूषण की बात करते हैं, क्योंकि आमतौर पर यही होता है। दिल्ली और एनसीआर के इलाके में दीपावली के खत्म होने के साथ ही प्रदूषण की मारी होती है और उसके बाद यह कहा जाता है कि पराली इतनी जल रही है कि प्रदूषण की मार जबरदस्त तरीके से दिल्ली और एनसीआर के लोगों पर पड़ रही है। अब इसकी सबसे बड़ी वजह पटाखे दगाना नहीं है। जी हां, आप इस बात को लेकर अचंभित होंगे, लेकिन दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की वजह से प्रदूषण में उतना इजाफा नहीं हुआ है जितना कि पराली जलाने की वजह से हुआ है। और इसके लिए अगर कोई एक राज्य वास्तविकता में जिम्मेदार है तो वो है पंजाब। सिर्फ इसलिए क्योंकि पंजाब में जितने बड़े पैमाने पर पराली जलाई जा रही है और जो काला धुआं लगातार वहां से उत्सर्जन हो रहा है उसका, वो दिल्ली और उसके आसपास के इलाके को गैस चेंबर में तब्दील कर चुकी है। दीपावली पर पंजाब में, सिर्फ दीपावली पर हम आपको कल के आंकड़े बता रहे हैं, 1019 ऐसे मामले दर्ज किए गए जहां पराली जलाई गई। धान कटाई के बाद पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ती हैं और अब तक पंजाब में धान की कटाई के बाद से सिर्फ पंजाब में 5617 ऐसी वारदातें दर्ज की जा चुकी हैं जहां पराली जलाई गई। शनिवार को पराली जलाने की 902 मामले दर्ज किए गए। अब आप खुद ही समझ जाइए कि पूरे पंजाब में क्या स्थिति है। पंजाब में लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, प्रदूषण का स्तर इतने बड़े पैमाने पर है। और वही हवा दिल्ली को अपनी गिरफ्त में लेकर पूरे दिल्ली और एनसीआर को गैस चेंबर में तब्दील कर रही है। पंजाब के किसान जो कि धान की खेती के बाद कटाई करवा चुके हैं, उसके बाद से जो पंजाब में पराली जलाने के मामले हैं, यह आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं ताकि पंजाब की सरकार इसका बस जवाब दे दे पंजाब की जनता को और उसके साथ साथ दिल्ली को। तरन तारण में 1311 मामले रजिस्टर किए गए। अमृतसर में 1073 पराली जलाने के मामले दर्ज हुए हैं। गुरदासपुर में 565, पटियाला में 460, कपूरथला में 368, फिरोजपुर में 293 और 238 मामले जालंधर में दर्ज किए गए हैं पराली जलाने के। अभी तक केवल पठानकोट एक ऐसा अकेला जिला है जहां पर पराली जलाने का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। देखिए हमारी पंजाब के बॉर्डर एरियाज अमृतसर, तरनतारन और गुरदासपुर में पराली जलाने के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बात अगर अमृतसर की जाए तो दिवाली के बाद 90 से ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आए और मान सरकार इस पर बिल्कुल चुप है, क्योंकि मान सरकार के पास ना तो नियत है ना तो कोई नीति।
एक तरफ जो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का एक बयान सामने आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल पहले तो ये कहते थे कि दिल्ली में जो ये पोल्यूशन है ये पंजाब की वजह से है, क्योंकि पंजाब में पराली जलाई जाती है और उस वजह से दिल्ली में ये धुआं जो है पहुंचता है और फैलता है। तो वो कहते हैं अब तो पंजाब में उनकी अपनी सरकार है, यानी कि मान सरकार है, तो फिर इसका हल वो क्यों नहीं निकालते? जब से उनकी अपनी सरकार पंजाब में बनी है तो क्यों नहीं अभी एक भी बयान अरविंद केजरीवाल की ओर से पोल्यूशन को लेके या पराली जलाने को लेके अब तक सामने आया? यह सवाल भारत 24 इसलिए उठा रहा है क्योंकि आज देश को जवाब चाहिए, कहीं तो जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का प्रकोप अगर पंजाब की जलाई पराली है और पंजाब की जनता भी पराली की वजह से परेशान है, तो इसका निपटारा क्या है? क्यों कोई ठोस नीति नहीं है? क्यों कोई साफ बयान नहीं है? पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह तो 2 कदम आगे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र के हर उस ग्राम पंचायत को 1 लाख रुपए देना चाहेंगे जहां किसान पराली जलाना छोड़ दें। यानी कि जब तक आप पराली जला रहे हैं जलाते रहिए, जब आप छोड़ देंगे तो आपको इनाम मिल जाएगा। किस स्तर की राजनीति हो रही है आज पंजाब में? सरकार के विधानसभा के अध्यक्ष लोगों को इनाम देंगे अगर वो पराली नहीं जलाएं। हम सब जानते हैं कि पराली जलाना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, किसानों को भी इससे क्षति होती है। पंजाब और उसके आसपास के इलाकों में जो किसान हैं जो अपने खेतों में पराली जला रहे हैं, वो भी तो प्रदूषित हवा को ही अपने फेफड़ों में भर रहे हैं। तो क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए? क्या उन्हें समझाया नहीं जाना चाहिए? क्या उनके लिए वैकल्पिक स्थिति तैयार नहीं की जानी चाहिए जिससे उन्हें पराली जलाने की आवश्यकता ना हो? सरकार इस पर विचार नहीं करना चाहती। आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में है, उसने पूसा इंस्टीट्यूट के जरिए इसका सलूशन निकाला था और कहा था कि एक केमिकल तैयार किया जा रहा है, पूसा इंस्टीट्यूट तैयार कर रहा है, जो कि अगर किसान अपने खेतों में छिड़केंगे तो उसके बाद पराली जलाने की आवश्यकता नहीं होगी, पराली अपने आप गल जाएगी। 34 दिन लगते हैं पराली को गलने में उस केमिकल के जरिए। अब आप ही बता दीजिए, किसान क्या उस केमिकल को छिड़काव करेंगे जिसकी कीमत आसमान छूती है? दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार और बीच में हरियाणा और उत्तर प्रदेश है जहां बीजेपी की सरकार है। लेकिन ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने खड़ी। पंजाब से लेकर दिल्ली तक आम आदमी पार्टी की सरकार यही कहती है कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम हुई, जबकि हम आपके सामने प्रदर्शित करते हैं वो आंकड़े जो वास्तविकता बताते हैं। अब आपके सामने हम प्रदर्शित कर रहे हैं 2021 और 2022 की सैटेलाइट की तस्वीरें, जिसमें लाल रंग का जो डॉट आपको दिखाई देगा वो उन जगहों का है जहां पर पलाई जा रही है और जो घटनाएं दिखाई दे रही। आप लाल रंग के इस डॉट को देखिए और इसके देखने के साथ आप समझ जाएंगे कि कितनी भयावह स्थिति इस साल बनी हुई है। यह अक्टूबर 16 की तस्वीर आपके सामने है। उसके पहले अक्टूबर 10 की हमने आपको तस्वीर दिखाई और देखिए पराली कितने बड़ी संख्या में जलाई जा रही है पंजाब के क्षेत्र में। पंजाब और हरियाणा दोनों जो राज्य हैं जहां पर पराली जलाई जा रही है, यह बताता है कि स्थिति कितनी गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में लाल डॉट्स कितने बड़े होते दिखाई दे रहे हैं, ये आपके स्क्रीन पर अभी है। और उसके बाद अगर हम 22 अक्टूबर या 25 अक्टूबर तक की तस्वीर आपको दिखाएंगे तब तो आप चौंक ही जाएंगे। और वो इसलिए क्योंकि अब जब पंजाब की स्थिति है वो देखकर आप इस भयावह स्थिति को समझ जाएंगे। ये जो धुएं का गुबार है ये पूरे पंजाब पर ही नहीं बल्कि दिल्ली पर भी है। और इसी तरीके से धू धू करके पराली जल रही है पंजाब में, हरियाणा में, जिसकी तस्वीरें हमने अभी आपके सामने प्रस्तुत की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दोनों पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, एक दूसरे पर पराली के नाम पर राजनीति करने से कहीं पिछड़ नहीं रहे। एक दूसरे पर आरोप मढ़े चले जा रहे हैं। न हरियाणा की सरकार पराली जलाने को लेकर कोई ठोस कार्यक्रम या उसके साथ साथ किसी ठोस नतीजे पर पहुंच रही है और न ही पंजाब की सरकार, और खामियाजा भुगत रहे हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के लोग। पंजाब में अभी भी धान की फसल खड़ी हुई है। खेत में 85% फसल है जो कि अभी तक काटी नहीं गई है।
यानी कि अभी तक जो पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं साहब, वो सिर्फ 15% फसल की हैं। अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है मेरे दोस्त। इस डायलॉग को अपने दिमाग में फिट कर लें। अभी तो धुएं का ऐसा गुबार होगा कि आपके सांसें बंद हो जाएंगी, आपके फेफड़े जलेंगे, आपके नाक में जलन होगी और आपकी आंखें मिर्ची की तरह महसूस करेंगी। हां, एक बात है जो अगर ऊपर वाले की मदद से मिल जाए तो वह है बारिश। अगर बारिश हुई तो पराली के जलने से जो धुआं का उत्सर्जन हो रहा है उस पर नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। एक जमाना था जब हिंदुस्तान के लोग अपने खेतों पर खड़े होकर या खेतों में बैठकर हाथ आसमान पर ऊपर उठाकर अल्लाह मेघ दे बारिश दे कहते थे। आज एक बार फिर हम यही कह रहे हैं, अल्लाह मेघ दे बारिश दे। इसलिए नहीं क्योंकि हमें खेती करनी है, इसलिए क्योंकि खेतों में खड़ी पराली के जलने के बाद जो धुआं निकल रहा है उससे तो कोई हमें बचाए। भगवान के अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई आसरा नहीं। सरकारों ने तो हमें बिल्कुल अनाथ छोड़ दिया है। इसके बाद दीपावली के दिन, जैसा कि हमने आपको बताया, पंजाब में पराली के 1000 से भी ज्यादा जलाए जाने की घटनाएं सामने आई हैं और अब यह स्थिति लगातार बद से बदतर होने जा रही है। सियासत की बात अभी तक हमने आपके सामने की थी, तो देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो अभी तक लगातार ये कहते थे कि पंजाब की वजह से पराली जलाई जाती है और वहां की पराली दिल्ली के लोगों के गला घोंटती है, अब उनके सुर बदल गए। उनका कहना है कि दिल्ली की आवाज सुधर गई है। अरविंद केजरीवाल ने अखबारों की कतरनों की फोटो ट्वीट करके बताया है कि दिल्ली में कितनी हवा बदल गई है, सुधर गई है और दिल्ली में सांस लेना बिल्कुल जबरदस्त अच्छा हो गया है। पूरी जी भर के सांस लीजिए। देखिए ये अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है जो अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उनके साथ साथ उनके कई ऐसे जानकार भी हैं जो इस ट्वीट्स को सामने रख रहे हैं। उन्होंने मानव यादव के एक ट्वीट को रीडू किया है। प्रदूषण के क्षेत्र में दिल्ली वासी काफ़ी मेहनत करते रहे हैं, काफ़ी उत्साहजनक नतीजे आए हैं, पर अभी लंबा रास्ता तय करना है। दिल्ली को दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर बनाएंगे। अब से 7 घंटे पहले अरविंद केजरीवाल ने ये ट्वीट किया था। बताइए साहब, ये वास्तविकता है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? जाहिर सी बात है हम कुछ नहीं कह सकते और यही स्थिति आज की बनी हुई है। पराली पर चारों तरफ से सरकार ठप दिखाई दे रही है। से पंजाब में लगातार पराली जलने की घटनाएं हो रही हैं और कल के दिन, दीपावली के दिन 1000 से ज़्यादा स्थानों पर वहां पराली जलाई गई और पराली जलाने पर कोई भी कार्रवाई आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले 2 साल से जब भी दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता था तो पंजाब में पराली को दोष देते थे। आज वो उन घटनाओं को क्यों नहीं रोक पा रही उनकी सरकार? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बिल्कुल फेल हो गई है पराली के प्रदूषण के कारण। आज केजरीवाल जी दिवाली पर और फायर क्रैकर्स पर और हिंदुओं पर दोष डालने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि प्रदूषण दिवाली की वजह से होता है। ये औरंगजेबी मानसिकता है। जिस प्रकार से औरंगजेब ने प्रतिबंध लगाया था फायर क्रैकर्स पर, हिंदुओं के आतिशबाजी करने पर, इसका मेन कारण आज दिवाली के पटाखे नहीं है बल्कि रोड डस्ट, कंस्ट्रक्शन डस्ट, व्हीकुलर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और पराली है। और इस पर अरविंद केजरीवाल ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वो विफल रहे हैं प्रदूषण को रोकने में। इसीलिए ये पूरा का पूरा दोष हिंदुओं पर डालो और दिवाली पर डालो। हमने आपको दिखाया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक है पंजाब को लेकर, लेकिन हरियाणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। इस बीच पंजाब की मान सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर देखिए। मान सरकार का कहना है कि उसने पंजाब में प्रति एकड़ 2500 रुपए मुआवजे की बात केंद्र सरकार के सामने रखी थी, जिसमें से 500 रुपए पंजाब सरकार को देने थे, 500 रुपए दिल्ली सरकार को देने थे और 1500 रुपए केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बनती थी। चूंकि यह हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है, इसलिए मान सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है। और मान सरकार तो दरअसल अपने हिस्से की 3 गुना ज्यादा मुआवजा केंद्र सरकार से लेना चाहती है। यह आंकड़ा कहीं आपको समझ में आ रहा है क्या? 500 रुपए पंजाब की सरकार दे,
500 रुपए दिल्ली की सरकार दे और केंद्र सरकार 1500 रुपए दे। किस बात के लिए? क्या प्रदूषण केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है? क्या प्रदूषण राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है? और दिल्ली सरकार किस बात का प्रदूषण का भत्ता पंजाब को दे? पंजाब के किसान अगर पंजाब में पराली जलाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी पंजाब की सरकार की होगी या दिल्ली में रहने वाले लोगों की? साफ हवा के लिए क्या दिल्ली और एनसीआर के लोग पंजाब की सरकार को फिरौती दें? इस तरह की नीति का मतलब क्या है और यह सोच क्या प्रदर्शित करती है? जाहिर सी बात है, यह सोच सिर्फ इसलिए है क्योंकि ना तो पंजाब की सरकार, न दिल्ली सरकार और न ही किसी स्तर पर केंद्र सरकार प्रदूषण के इस बड़े मामले पर कुछ करना चाहते हैं। अब तो इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि एक तरफ तो पराली पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन मान सरकार शराब को सस्ता करने की नीति लाना चाहती है और पराली से छुटकारा पाने का यही एक तरीका उनको दिखाई दे रहा है कि साफ हवा ना हो तो कम से कम साफ शराब तो मिल सकती है, सस्ती शराब तो मिल सकती है। तो ये एक तरीका बनाया गया है जिसके जरिए पंजाब सरकार अब चीजों को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय दिल्ली में हवा प्रदूषण के लिए क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली की हवा हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जलने वाली पराली की वजह से खत्म हो रही है या खराब हो रही है। पंजाब उनके लिस्ट से गायब हो गया साहब। आपको 25 अक्टूबर से अब तक का पूरा डेटा इसरो का हम दिखाते हैं और इसके आधार पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं गोपाल राय ने क्या कहा है। हरियाणा के अंदर पिछले साल 228 हुए थे, यूपी के अंदर 123 हुए थे। इस साल कल दिवाली के दिन का जो आंकड़ा आया है, पिछले साल पंजाब में जैसा मैंने कहा 3032 था, कल 1090 हुआ है, 1019। पिछले साल दिवाली के दिन 3032 था, इस साल 1019 हुआ है। हरियाणा के अंदर पिछले साल 228 था, इस बार 250 हो गया है। घटनाएं बढ़ी हैं हरियाणा में पिछले दिवाली की तुलना में। इस दिवाली में पिछले साल यूपी के अंदर 123 घटनाएं हुई थी, इस साल दिवाली में 215 घटनाएं हुई हैं, वहां भी बढ़ी हैं। और आइए आपको इसरो के रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म के जरिए ली गई सैटेलाइट की तस्वीरें दिखाते हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं 25 अक्टूबर की ये सुबह 3:21 की तस्वीर है जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। देखिए, सिर्फ एक डॉट दिखाई दे रहा है लाल रंग का, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा दोपहर के 2:30 बजे और ये देखिए एक लाल डॉट कितने सारे लाल डॉट में तब्दील हो गया। और अब जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ता दिखाई देगा, पराली की जलने की घटनाएं और वारदातें लगातार बढ़ती दिखेंगी और ये पंजाब सरकार की असलियत आपके सामने रख रही है। और अब आप बात करते हैं इस बड़े मुद्दे की कि हिंदुस्तान में क्या सीसीटीवी मॉनिटरिंग सबसे ज्यादा होने जा रही है। क्योंकि जिस तरह से हम पूरे देश भर के सीसीटीवी कैमरे को एक सर्वर पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे यह पता चलता है कि देश के हर थाना क्षेत्र में कहां कब क्या हो रहा है, यह सिर्फ एक कंप्यूटर के निगरानी में होगा। पूरे देश भर के पुलिस थाने को बहुत जल्द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम मिलने जा रहा है, जिसका नाम है CCTNS। यह सिस्टम क्या है, किस तरीके से काम करेगा, आइए इसके विस्तार से डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। दिल्ली में स्थापित किया जाएगा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मातहत इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्यों में भी इसे फैलाया जाएगा और सभी राज्य
और राज्य के सभी कैपिटल्स यानी कि राजधानी दिल्ली से जुड़े होंगे और दिल्ली के निगरानी कक्ष में देश भर के सभी थाना क्षेत्र की हर गतिविधि पर सीधे इनपुट मिलेगा। इस पूरी प्रणाली में जीपीएस यानी कि जियोपॉलिटिकल सिस्टम, जियो पोजिशनिंग सिस्टम माफ कीजिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सीसीटीवी फीड का इनपुट लिया जाएगा, जिसके आधार पर राज्यों से इनपुट के दम पर केंद्रीय कक्ष में एक मदरबोर्ड बनाया जाएगा और इसके जरिए देश के अलग अलग कोनों में जो भी गतिविधियां हो रही हैं उन सभी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। 28 और 29 अक्टूबर को सभी राज्यों के गृह मंत्रियों की एक बैठक होनी है, जिसमें मुख्य सचिव और डीजीपी को शामिल किया जाएगा। इस बैठक में सीसीटीएनएस को लेकर सबकी राय ली जाएगी, जिसके आधार पर इसे लागू करने का विचार बन रहा है। आखिरकार सीसीटीएनएस का फायदा क्या होने जा रहा है और किन किन कामों में सुरक्षा एजेंसियां इसका इस्तेमाल कर पाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश भर में आतंक के नेटवर्क पर लगाम लगाने में, नारकोटिक्स के धंधे पर लगाम लगाने में, आर्थिक अपराधों के मामले को सुलझाने में और उसके साथ साथ नक्सलवाद और अर्बन नक्सलवाद पर काबू पाने में इसमें काफी मदद मिलेगी। इसके साथ साथ अपराध कहां पर हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पर भी अब लगाम लगाने में बहुत आसानी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब देश के सीसीटीवी नेटवर्क्स एक साथ मिलकर जुड़ जाएंगे तो पूरे देश के किसी कोने में कोई भी अपराधी कहीं पर भी छिपा हो, उसकी पूरी जानकारी केंद्र सरकार के पास हो और उसके आधार पर उसकी ट्रैकिंग हो सके। सीसीटीएनएस एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से देश के कोने कोने पर नजर रख पाना बहुत आसान हो जाएगा और इसका एक अलर्ट सिस्टम तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर अलर्ट्स जारी किए जाएंगे। भीड़ बहुत ज्यादा होगी, उसके बावजूद यह नेटवर्क अपना काम पूरी तरीके से करेगा। इसके सेंट्रल मदरबोर्ड पर हरा, पीला और नीला इंडिकेटर रखा जाएगा, ऐसा एक अनुमान है और कलर के आधार पर सामान्य, सतर्क और संवेदनशील आपराधिक व्यक्तियों की घटनाओं की पहचान है। बाजारों में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जो एकत्रित हो जाती है, उसके आधार पर यह तय होगा कि किन राज्यों में कहां पर भीड़ बहुत ज्यादा एकत्रित हो रही है और वहां पर भीड़ को सुनियंत्रित करने के लिए, सुचारू करने के लिए क्या सिस्टम अपनाना चाहिए। इसके साथ साथ अगर किसी जगह पर अचानक बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो जा रही है और लोग एकत्रित हो जा रहे हैं तो अलर्ट बज जाएगा, एक सिस्टम बजेगा और संबंधित थाने तक उसकी जानकारी पहुंच जाएगी ताकि पुलिस मौके पर पहुंचकर तुरंत अपना इंतजाम कर सके। सीसीटीएनएस नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जो कि जीपीएस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से न सिर्फ रेकी करेगा बल्कि यह जानकारी भी एकत्रित करेगा कि पूरे देश में कहां पर किस तरह के क्रिमिनल्स हैं और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, इस पूरे नेटवर्क के जरिए फेशियल रिकॉग्निशन को बहुत बड़ा आयाम दिया जा रहा है। फेशियल रिकॉग्निशन मैं बहुत हल्के में आपको समझा दूं। फेशियल रिकॉग्निशन क्या होता है? जैसे कि आप अपने मोबाइल फोन पर अपने फेस के स्कैन करते हैं और आपके फेस के 136 पॉइंट्स, 136 बिंदु उसमें रजिस्टर हो जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए 126 इन मुख्य बिंदुओं को ट्रैक किया जा सकता है और उसके साथ साथ अगर बायोमेट्रिक डेटा यानी कि एक आदमी का फिंगरप्रिंट और उसकी आंख के आइरिश स्कैन को साथ में रख दिया जाए तो फिर यह सबसे पुख्ता पहचान होती है। इस पुख्ता पहचान के आधार पर अब ऐसे कैमरे आने लगे हैं जो बहुत हाई पावर के होते हैं, जो लोगों के चेहरों के साथ साथ उनके आंख के भीतर आइरिश को भी पहचान कर, पकड़कर पहचान पुख्ता कर देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर यह तमाम चीजें बहुत सस्ते तरीके से सामने रखी जा सकती हैं और बहुत मुकम्मल तरीके से फरार व्यक्ति की पहचान हो सकती है और यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर उसकी 3D आकार को भी बनाया जा सकता है। तो ये तमाम सहूलियत अब हमारे देश में होने जा रही है। ऐसी सुविधाएं दुनिया के कई देशों में हैं, जैसे कि सिंगापुर, जैसे कि चाइना, जैसे कि यूरोप के कई देश, फ्रांस में भी कई जगहों पर है।
हिंदुस्तान में इस सुविधा के आने के साथ ही अपराध और आपराधिक घटनाओं में कमी आने की बहुत बड़ी संभावना बताई जा रही है। तो ये सिस्टम आ जाए तो हम सबके लिए बड़ा अच्छा होगा। इसके साथ साथ हमने आज आपसे एक सवाल पूछा था। सवाल ये पूछा था कि सर्वे के बाद उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। हमारे दर्शकों ने आधा आधा जवाब दिया है। 50% हमारे दर्शक मानते हैं कि हाँ बदल जाएगी, 50% मानते हैं कि ऐसा नहीं होने जा रहा। जाहिर सी बात है, बदलाव और बदलाव के लम्हों को समझ पाना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बहुत कारगर कदम आगे बढ़ाया है और उम्मीद है कि मदरसों की शिक्षा प्रणाली पर एक अच्छी और पुख्ता शुरुआत आने वाले दिनों में। इस एनालाइजर में आज के लिए बस इतना ही। बहुत धन्यवाद।